नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की, राहुल की पटना दौरे की। देखेंगे महाकुंभ पर कैसे मुश्किल में घिरती जा रही है बीजेपी सरकार। अमेरिका से लौटे भारतीयों के अपमान पर क्यों चुप है मोदी सरकार। जानेंगे महाराष्ट्र में सीएम आवास को लेकर सामने आए बड़े खुलासे को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण पर दिया जवाब। कांग्रेस सांसद बोले, पीएम ने अपने भाषण में मेक इन इंडिया का जिक्र तक नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ध्यान देने की कही बात। विजय माल्या की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट का एक्शन। हाईकोर्ट ने बैंकों को जारी किया नोटिस, मांगी लोन वसूली से जुड़ी जानकारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में जंगल राज का उठाया मुद्दा। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान से की मुलाकात। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सौंपा ज्ञापन। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 312 अंकों की गिरावट के साथ 78,271 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 42 अंकों की गिरावट के साथ 23,696 पे बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। वोटिंग के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप की तरफ से वोटिंग में धांधली के आरोप भी लगाए गए हैं। आपने प्रशासन और चुनाव आयोग की बीजेपी से मिली भगत कर वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का काम शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चला। कई पोलिंग बूथों पर 6 बजे के बाद भी वोटरों की लाइन लगी हुई थी और जो लोग 6 बजे तक वोटिंग की लाइन में पहुंच गए थे, उन्हें मतदान करने का मौका दिया गया। शाम 6 बजे तक 61% से ज्यादा वोट डाले जा चुके थे। अब वोटिंग का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 62.82% वोटिंग हुई थी। ऐसे में इस बार ये संख्या पार होगी या नहीं, इस पर सवाल है। शाम 6 बजे तक सबसे ज्यादा 67% वोटिंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई। विधानसभा सीट की बात की जाए तो मुस्तफाबाद और सीलमपुर सीट पर सबसे ज्यादा 70% वोट डाले गए हैं। जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग नकदी बांट रहे थे। बूथों के पास 4 टेबल लगाकर बैठे थे। शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बूथों के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी हमारे रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा और रिलीवर के तौर पर नया पोलिंग एजेंट अंदर नहीं जाएगा, तो ये पता नहीं चलेगा कि उस बूथ पर कितना मतदान हुआ या फर्जी वोटिंग हुई। ये पता नहीं चल पाएगा। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि नॉर्थ एवेन्यू एंड ब्लॉक में 2,000 से 3,000 रुपए बांटे गए और लोगों की उंगलियों पर स्याही लगाई गई। ये सब चुनाव आयोग के नाक के नीचे हो रहा है। वोटिंग खत्म होने के बाद आपकी तरफ से 50 सीटों पर जीत का दावा किया गया है, तो बीजेपी नेताओं ने भी अपनी जीत का दावा किया है। फिलहाल अब सभी की नजरें 8 फरवरी को होने वाले काउंटिंग पर है और उस दिन ये साफ हो जाएगा कि किस दल के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। दिल्ली की गद्दी पर इस बार कौन बैठेगा, इसकी तस्वीर 8 फरवरी को साफ हो पाएगी। लेकिन इस बीच बिहार चुनाव की गूंज अभी से सुनाई दे रही है। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले ही राज्य में सियासी हलचल तेज है। सीएम नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी 20 दिन में दूसरी बार पटना पहुंच गए हैं, जिसने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच राहुल गांधी पटना पहुंचे। पिछले 20 दिनों में यह राहुल गांधी का दूसरा बिहार दौरा है। राहुल ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में एक बार फिर जाति जनगणना की बात कही। राहुल ने कहा कि हम बिहार की तरह नहीं बल्कि तेलंगाना की तरह असली जाति जनगणना कराएंगे। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि देश में जाति जनगणना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि दलित, ओबीसी, आदिवासी को उनकी भागीदारी मिले। आज हिंदुस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, संस्थाएं हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कॉर्पोरेट इंडिया हो या जुडिशरी हो, इसमें दलितों की भागीदारी कितनी है। हमने इतिहास की किताबों में दलितों के बारे में सिर्फ 2 लाइन पढ़ी है, दलित और अछूत। आपका कोई इतिहास नहीं है क्या? 2 लाइनों से आपका दर्द मिट जाएगा क्या? राहुल ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि दलित समुदाय के लोग लीडरशिप में आए। आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस और बीजेपी वाले संविधान के आगे माथा टेकते हैं, लेकिन पीछे वो इसे खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दलित समुदाय के लोग लीडरशिप में आए। देश के टॉप 10 कंपनियों के मालिकों में दलित भी हों। बता दें कि समारोह से पहले राहुल गांधी कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के घर गए।
हाल ही में शकील अहमद के बेटे ने अपनी जान दे दी थी। यानी देखा जाए तो इस साल के आखिर में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर तमाम सियासी पार्टियां तो अपनी वर्जिश में लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच बार बार हो रहे राहुल के बिहार दौरे ने राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। राहुल ने बिहार की जातीय गणना पर सवाल उठाए हैं, तो सवाल अभी भी महाकुंभ को लेकर उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुंभ में डुबकी लगाई। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसने योगी सरकार के दावों की एक बार फिर से पोल खोल दी है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में मची भगदड़ पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। डबल इंजन सरकार की जमकर फजीयत हो रही है। संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा छाया हुआ है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है। हर किसी को उम्मीद थी कि जब पीएम मोदी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देंगे तो अपने भाषण के दौरान महाकुंभ में हुई इतनी दर्दनाक घटना पर कुछ तो कहेंगे, दो शब्द तो कहेंगे, क्योंकि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो प्रचार के समय पीएम मोदी डबल इंजन सरकार लाने की अपील करते हैं। दावे करते हैं कि डबल इंजन सरकार में डबल सुविधा मिलेगी। लेकिन जब डबल इंजन सरकार वाले राज्य यूपी में इतना बड़ा हादसा हुआ तो उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा, जबकि अगले ही दिन वो डुबकी लगाने पहुंचे, जहां की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। खास बात यह है कि एक बार फिर पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी ने एक ही दिन में तीन पोशाकें बदली, लेकिन पीड़ितों का एक बार भी ख्याल उन्हें नहीं आया। यानी बीजेपी सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि महाकुंभ में सभी कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी रोज नए खुलासे कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट करते हुए महाकुंभ भगदड़ को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में एक खबर शेयर की है, जिसमें भगदड़ के दौरान वहां मौजूद रही महिलाओं ने घटना के बारे में बताया है। महिलाओं का कहना है कि हम जिंदा थे, लेकिन सिपाही बोला कि इसे गंगा में बहा दो। अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जिन पर है बीती दुख वो ही जाने, बाकी सत्ता के दावे तो हैं फसाने। अब इस खबर के आने के बाद से योगी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। महाकुंभ को लेकर बीजेपी सरकार चौतरफा घिर गई है, तो भारतीय प्रवासियों के मामले में अब मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में भारतीयों को भी अमेरिका की सीमा से बाहर करने का काम शुरू हो गया है। भारतीय प्रवासियों से भरा पहला अमेरिकी विमान भारत पहुंच भी गया है। भारतीयों की इस वापसी को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भारतीय प्रवासियों के लिए सख्त रुख इख्तियार कर रही है। अवैध तरीके से घुसे 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया गया। 4 फरवरी को अमेरिका से C-17 मिलिट्री प्लेन में इन्हें अमृतसर भेज दिया गया, जो अब लैंड कर चुका है। हालांकि पहले तक यह आंकड़ा 205 का बताया जा रहा था, लेकिन अब 104 लोगों के भारत वापस आने की खबर है। इसमें ज्यादातर लोग गुजरात और हरियाणा और पंजाब से बताए जा रहे हैं। वैसे तो ये सभी लोग डंकी रूट के जरिए अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन इनकी वापसी ने एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल मोदी और ट्रंप के रिश्तों को लेकर उठ रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी ट्रंप को माय डियर फ्रेंड कहकर संबोधित करते रहते हैं, आखिरकार उनके देश के निवासियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है, जबकि रूस, चीन जैसे देशों की तरफ अमेरिका ने नजर उठाकर भी नहीं देखा। सवाल ट्रंप के फैसलों के साथ ही उनके कार्यान्वयन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं इन प्रवासियों की प्लेन से उतरते हुए, वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। कमर से लेकर हाथों तक जंजीरों से जकड़े हुए हैं, मुंह पे मास्क का कवर। भारतीयों की इस तरह से वापसी ने मोदी सरकार पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। कांग्रेस ने भी इस पर दुख जताया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर लिखा कि अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है। उन्होंने 2013 की भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाने की घटना भी याद की। खेड़ा ने कहा कि उस वक्त यूपीए सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। कई दिग्गज नेताओं ने भारत दौरे पर आए अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने विदेश सचिव सुजाता सिंह को कॉल कर अमेरिका की तरफ से खेद प्रकट किया था। ऐसे में अब मोदी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया का सबको इंतजार है कि क्या अपने देश के निवासियों की इस तरह से अपमानजनक वापसी पर वो चुप रहेंगे या इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बहरहाल
अब ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। भारतीय प्रवासियों के मामले पर मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल देवेंद्र फडणवीस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर वो सीएम आवास क्यों नहीं जा रहे हैं। अभी भी वो उसी बंगले में रह रहे हैं जो उन्हें पहले से मिला हुआ था। अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में अब काले जादू की एंट्री हो गई है। वजह यह है कि संजय राउत ने वर्षा बंगले को लेकर काले जादू का सनसनीखेज आरोप लगाया है। वर्षा बंगला सीएम आवास है, लेकिन फडणवीस इस आवास में जाने को तैयार नहीं है।